नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं मध्यकालीन भारत यानी मिडुअल इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं और यह जो नोट्स है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इस पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर है मध्यकालीन भारत पर। पूर्व के लेक्चर पर इस पर आधारित संपूर्ण जानकारी दी गई इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। यानी सारी जानकारी मध्यकालीन भारत में, जिसमें महमूद गजनवी खुरासान शासक, महमूद गजनी या गजनवी के प्रमुख आक्रमण, मोहम्मद गौरी, अलबरूनी, दिल्ली सल्तनत को भी हमने देख लिया है पूर्व के लेक्चरों में और ये इस चैनल पर उपलब्ध है, प्ले लिस्ट में भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जिसके अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश जो तुर्क थे इसको हमने अध्ययन किया है, जिसमें खिलजी वंश सबसे छोटा वंश रहा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला। दूसरा सबसे छोटा सैयद वंश था दिल्ली, यानी खिलजी वंश ने 30 वर्ष शासन किया, सैयद वंश ने 37 वर्ष तक शासन किया और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश रहा, ये लगभग जो 94 ईयर्स तक शासन किया। और अफगान के जो वंशज थे, यानी अफगान जो था वो लोधी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत पर जो सर्वप्रथम अफगान वंश की स्थापना किया था वो इब्राहिम लोदी था, बहलोल लोदी था, इसका संस्थापक लोदी वंश का बहलोल लोदी था। इस पर हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं कि लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वो 19 अप्रैल 1491 को बहलोल गाजशाही की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन बैठा और इसके बाद इस अरब के जो थे सैयद वंश थे, इसको भी हमने देख लिया है। और तुगलक वंश का जो साम्राज्य है वो सबसे विस्तृत साम्राज्य था और इसमें जो मोहम्मद तुगलक है उसका साम्राज्य सबसे बड़ा था। ये सारी जानकारी हम पूर्व लेक्चर में देख चुके हैं और इसमें गुलाम वंश से ममलूक वंश के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 11 सुल्तान थे उस पर भी हमने चर्चा कर लिया है, उसको आप प्ले लिस्ट में विस्तार जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पर भी हमने विस्तार से चर्चा किया है, बलवंत रचिया सुल्तान, इल्तुतमिश पर भी चर्चा कर लिया गया है, खिलजी वंश को भी हमने देख लिया है, इसके महत्वपूर्ण पदों को भी देख लिया गया है खिलजी वंश के अंतर्गत। और यहाँ पर देखें तो यह अलाउद्दीन खिलजी रहा, इसके प्रशासनिक कार्य इत्यादि को भी देख लिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान जो उत्तर भारत में था इसको भी, और वहाँ के उत्तर भारत में जो राज्य उसके शासक, यानी उत्तर भारत से 6 राज्य थे उनके शासक, और उस दौरान खिलजी सरदार कौन था और कौन सा वर्ष था कभी कभार मैच करने को देता है, वर्ष और शासक इत्यादि भी सरदार भी पूछ देता है। दक्षिण भारत में देखें तो ज़्यादातर मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान इसने संचालित कराया और वहाँ के शासक ये रहे दक्षिण भारत के 5 राज्य महत्वपूर्ण रूप से हैं। इसके बाद तुगलक वंश को हमने देखा, जिसमें इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक रहा, इसके कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से कवर किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक रहा जो सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्वान रहा, साथ ही साथ स्वप्नशील, पागल और पिपासु भी इसी को कहा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है, इसके विवादित कदम इंपॉर्टेंट थे, इस पर हमने चर्चा कर लिया है। देखें तो इसका जो उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक रहा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कल्याणकारी निरंकुश शासक के तौर पर जाना जाता है, तो इसके महत्वपूर्ण कार्यों को भी हमने रेखांकित करके संपूर्ण चर्चा की, इसको भी आप प्ले लिस्ट में विस्तार जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद सैयद वंश जो कि दूसरा सबसे छोटा वंश रहा, 37 वर्ष तक शासन किया, इस पर हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा किया है। यानी इस नोट के साथ साथ समसामयिक घटना के सिलेक्टेड नोट्स को भी हमने इसमें कवर किया। इसके बाद खिलजी खां को भी हमने देखा और मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी, यानी लोधी वंश जो आपका है आखिरी वंश जो दिल्ली सल्तनत पर रहे, ये जो अफगान के लोधी रहे, इस पर भी हमने चर्चा पूर्व कलेक्शन कर लिया है। इसके बाद जो है इसके अलावा हमने जो है सल्तनत काल के प्रांतीय राजवंश को भी देख लिया है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से जौनपुर जो भारत का सिराज, बंगाल और गुजरात, मेवाड़, उड़ीसा इत्यादि को देख लिया। इसके साथ जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है 4 धामों में शामिल है, उसको भी हमने चर्चा कर लिया है। इसके बाद जो है आपका विजयनगर साम्राज्य, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 4 राजवंश शामिल हैं, सर्वप्रथम संगम वंश, फिर चालु वंश, तुलु वंश, आखिरी में आर्यभट्ट वंश इसमें शामिल है। और विजयनगर साम्राज्य में महत्वपूर्ण जो शासक कृष्णदेवराय रहे, इस पर हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा कर लिया, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध सारी जानकारी। इसके अलावा देखें तो बहमनी राज्य को भी हमने देख लिया है। बहमनी राज्य के अंतर्गत जो संस्थापक 1347 में हसन गंगू रहा, जो कि देखिए विजयनगर साम्राज्य, और बहमनी राज्य जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित किए गए, इस पर भी हमने महत्वपूर्ण चर्चा की। इसके बाद भक्ति आंदोलन हमने देखा, जिसमें सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति इत्यादि को देखा। इसके बाद सूफी धर्म को महत्वपूर्ण रूप से देखा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगिताओं के दृष्टिकोण से। इसके अलावा जो हमने इसमें देखा भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो असम के क्षेत्र से शंकर देव जी संबंधित थे, चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य स्वामी जी को भी हमने देखा, रामदास जी को देखा, बरकरी संप्रदाय या विठल संप्रदाय को हमने देखा। दक्षिण भारत में वैष्णव मत के संप्रदाय कौन कौन से रहे, अन्य प्रमुख संत संप्रदाय कौन थे, इस पर हमने चर्चा महत्वपूर्ण रूप से कर ली है। इसके अलावा सिख धर्म को भी हमने देखा, सिख धर्म के जो 10 गुरु रहे, बारी बारी से सारे पर चर्चा हमने कर लिया। यहाँ पर अन्य प्रमुख सिख गुरु के योगदान को यहाँ देखा जा सकता है। हमने पूर्व लेक्चर में सारी जानकारी कवर कर ली है, प्ले लिस्ट में सारी जानकारी उपलब्ध है, आप सर्च करके इस चैनल पर देख सकते हैं। आज इसमें देखते हैं सल्तनत काल पर यह अंतिम लेक्चर होगा इस नोट्स के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप, और यह अंक अति महत्वपूर्ण या उपयोगी सिद्ध होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसके अंतर्गत एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा, जिसका पुनर्परीक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अपर पीटी एग्जाम जो कि 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है, उसके लिए साथ ही एमपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपलएससी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ और एसएससी के लिए साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए इसमें देखते हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी था उनके कार्य को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यानी इसमें हम देखेंगे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को देखेंगे, मंत्री और उसके संबंधित विभाग को। तो सबसे पहले सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके कार्य को समझते हैं। तो पहला इसमें देखें तो पहला इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ये अधिकारी है और इसका कार्य है। अधिकारी का नाम क्या है? आरिश ए मुमालिक।
आरिज ए ममालिक, ये देखें तो खिलजी वंश से संबंधित जो आरिज ए ममालिक है, इसका कार्य क्या है? सैन्य विभाग, दीवान अर्ज का प्रधान, सैन्य कार्यों यानी कार्य सैनिकों की भर्ती, यानी कार्य सैनिकों की भर्ती करना, साथ ही सैन्य विभाग का प्रधान था। सैन्य विभाग का मतलब दीवान अर्ज का यह प्रधान था। यानी ध्यान देना है कि इसमें दो जानकारी है कि दीवान अर्ज को क्या कहते हैं? सैन्य विभाग कहते हैं, और दीवान अर्ज का जो प्रधान है वो आरिज ए ममालिक कहलाता था। इसके कार्यों में कार्य सैनिकों की भर्ती करना भी शामिल था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खिलजी वंश रहा, खिलजी वंश है आपका, जो इसका संस्थापक देखें खिलजी वंश का, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहा, जो 1290 से 1320 सबसे छोटे समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अन्य महत्वपूर्ण पद को देख सकते हैं इसमें, तो इसमें रीद ए ममालिक, यहाँ पर हमने आरिज ए ममालिक जो दिखा सेना मंत्री, यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंधित है, हमने अलाउद्दीन खिलजी कहा, तो इसको करेक्शन कर सकते हैं। आरिज ए ममालिक, इसी पद को हमने देखा सेना मंत्री का पद यह था, और सेना जो कार्य सैनिक उनकी भर्ती भी करता था। तो रीद ए ममालिक को यहाँ पर देख लें तो गुप्त विभाग यह था, और इसके बाद वरीद संदेशवाहक था, और मुनहियान सूचनादाता था, कोतवाल किलों की देखभाल, और मुरब्बत निरीक्षक या इंस्पेक्टर काम करता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज और खिलजी वंश के महत्वपूर्ण पद यह रहे। हालांकि सारे पद यानी अधिकारी और उनके कार्यों को पूर्व के लेक्चर में बारी बारी से हम समझ चुके हैं, तो आप उन सारे लेक्चर को जो है, जो दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण से 5 जो राजवंशों ने शासन किया था, यानी वंशों ने शासन किया था, तो उस पर विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है प्रत्येक वंश को लेकर के, तो उनके अधिकारी और उनके कार्य को हमने सेपरेट रूप से समझने का प्रयास किया। यहाँ कंबाइंड रूप से हम समझ रहे हैं, यानी पूरे दिल्ली सल्तनत को हमने शामिल किया है इस लेक्चर में। तो यहाँ देख सकते हैं आरिज ए ममालिक क्या था? सैन्य विभाग था, दीवान अर्ज, सैन्य विभाग दीवान अर्ज का प्रधान था, और कार्य सैनिकों की भर्ती करना। इंसा ए ममालिक देखें तो यह पत्राचार विभाग का प्रधान, यानी पत्राचार विभाग के प्रधान को इंसा ए ममालिक कहते थे। इसके बाद रसातल ए ममालिक, जो विदेश विभाग का प्रधान को रसातल ए ममालिक कहा जाता था। इसके बाद देखें तो अमीर ए हाजिब, अमीर ए हाजिब बार वक्त दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। कौन? अमीर ए हाजिब, जिसको बार वक्त कहते थे। अमीर ए बहर, अमीर ए बहर आंतरिक शिष्टाचार के मामलों को लागू करता था। यानी ध्यान देना है कि दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने का जो काम था वो बार वक्त या अमीर ए हाजिब का कार्य था, और जबकि आंतरिक शिष्टाचार के नियमों को लागू करने का काम अमीर ए बहर का था। इसके अलावा देखें तो मुस्तौफी ए ममालिक, मुस्तौफी ए ममालिक महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल यह था, यानी महालेखाकार करता था, जैसे कि कैग आपका है वर्तमान समय में। तो मुस्तौफी ए ममालिक महालेखाकार यह था, अकाउंटेंट जनरल था। दीवान ए रियासत बाजार पर नियंत्रण, ये देखें तो बाजार नियंत्रण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश से संबंधित, तो दीवान ए रियासत जो है बाजार पर नियंत्रण करता था, यानी दीवान ए रियासत जो ऑफिसर था ये बाजार पर नियंत्रण करने का कार्य करता था। मजमुआदार, मजमुआदार जो है यह ऑफिसर जो था राजस्व संबंधी आय व्यय को ठीक करता था। राजस्व संबंधी आय व्यय को ठीक करने का कार्य जो था वह मजमुआदार ऑफिसर का काम था। मुहतसिब लोगों के आचरण पर नजर रखता था, यानी लोगों के आचरण पर नजर रखने का कार्य मुहतसिब नामक अफसर करता था। इसके बाद देखें तो आपका मतसरिफ, ये जो अफसर था शाही कारखाने का देखभाल करता था, मतसरिफ। इसके बाद बरीद ए ममालिक, बरीद ए ममालिक जो ये सूचनादाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। अभी हमने देखा था इसको ऊपर ही जो है खिलजी वंश में। सद्र उस सुदूर जो अफसर था धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख होता था। इसके बाद खाजिन देखें तो राजकीय आय का संग्रहकर्ता, राजकीय आय का संग्रहकर्ता को खाजिन कहा जाता था, यह खाजिन ऑफिसर था। काजी उल कुजात जो था यह अफसर न्याय विभाग का प्रमुख था। न्याय विभाग का प्रमुख क्या कौन सा अधिकारी देखता था? तो काजी उल कुजात देखता था। मुक्ति देखें धर्म की व्याख्या करता था, मुक्ति जो था वो धर्म की व्याख्या करने का काम करता था। इसके अलावा देखें तो अमीर ए दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट, बड़े नगरों के मजिस्ट्रेट को अमीर दाद कहते थे। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी जो अफसर था वो कोतवाल था। इसमें कुछ और अतिरिक्त जोड़ लेते हैं। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी था, उनके कार्यों के अंतर्गत देखें तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान था, यानी केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था वो सुल्तान था। बलवन एवं अलाउद्दीन इस समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। ध्यान देना है कि बलवन और अलाउद्दीन के समय जो है वो अमीर प्रभावहीन हो गए थे, क्योंकि जो देखें तो इल्तुतमिश द्वारा जो 40 गुलामों का जो है, इल्तुतमिश द्वारा 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो बनाया गया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी कहा जाता था, उसका दमन किया था बलवन, या उसको समाप्त कर दिया था। तो अमीरों का महत्व, ध्यान देना है कि अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासनकाल में, जो सर्वाधिक समय तक देखें यह लोधी वंश जो है सर्वाधिक समय तक जो शासन किया दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश किया था, लेकिन लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर आखिरी वंश रहा, जो अफगानी थे, जो लोधी वंश थे। इसी लोधी वंश में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर हो गया था, यानी शीर्ष पर पहुंच गया था लोधी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी।
बार ए खास जिसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अभी हमने देखा कि केंद्रीय जो प्रशासन था, यानी केंद्रीय भाग जो था उसका मुखिया सुल्तान था। और इसके बाद देखें सुल्तान के नीचे यानी दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। केंद्रीय भाग का जो मुखिया हो तो सुल्तान था ही, लेकिन दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यानी अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायाब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। ध्यान देना है कि जो आपका इक्ता या सूबा था, जो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था दिल्ली सल्तनत, उसके जो भाग इक्ता या सूबा कहा जाता था, यहाँ का शासन नायाब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इसका शासन कौन था? नायाब था या वली था या मुफ्ती था। इसके बाद देखें इक्ताओं को सिकों, यानी इक्ता जो थे यानी जो प्रांत थे, यानी केंद्रीय प्रशासन तो सुल्तान के अधीन था, यह कई प्रांतों में बटा हुआ था। अब इसके नीचे यानी इसका मतलब केंद्र के नीचे जो है आपका वो प्रांत आ जाएंगे, प्रांत या इसको इक्ता या सूबा कहा जाएगा, यानी प्रांत कई भागों में बटे हुए हैं। और इसका शासन जो था वह नायब वली या मुफ्ती द्वारा होता था, जबकि केंद्रीय सुल्तान के अधीन था। अब ये जो भाग है यानी इक्ता थे या सूबा थे, यह सिकों में बटे हुए थे। सिकों का मतलब ये हुआ कि जिला डिस्ट्रिक्ट में विभाजित थे। और जहाँ का प्रमुख अधिकारी यानी जिलों जो सिख थे या जिला था, इसका प्रमुख अधिकारी को सिकदार कहा जाता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। अब जिले के बाद इसके नीचे जो आता था वो परगना आता था, यानी सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था, यानी जिले जो थे उसको परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का प्रमुख अधिकारी होता था, यानी जो इसके नीचे सिख के नीचे परगना है, परगने का जो प्रमुख अधिकारी वो आमिल होता था। और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था, यानी इसमें जो आपका परगना है उसका मुख्य अधिकारी आमिल था, जबकि कर या लगान को जो निश्चित करता था उस अधिकारी का नाम मुशरिफ था। इसके बाद ध्यान दें कि जो आपका परगने की बात देखें तो एक शहर आता था, जो शहर था परगने के नीचे शहर या सिटी थी। एक शहर 100 गाँव के शासन की देखरेख, यानी एक गाँव जो था, एक शहर जो था 100 गाँवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। अमीर ए सदा, यानी इसमें ध्यान रखना है कि अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था, जो एक शहर के शासन या एक शहर जो जिसमें 100 गांव थे उसके अमीर एक सदा नामक अधिकारी उसका देखरेख करता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की अस्थायी सेना को साख खेल नाम दिया गया था। इसमें कुछ और प्रमुख शब्दावलियों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि संपूर्ण सल्तनत काल को हम इसमें देख रहे हैं, इसी विशेष वंश को नहीं देख रहे हैं, संपूर्ण सल्तनत काल को देख रहे हैं, इसलिए इसमें जो है इसके अतिरिक्त भी कुछ जानकारी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान दें, अर्ज ए ममालिक जो था समूचे देश की सेना का प्रभारी मंत्री होता था। अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का नेता या खलीफा कहते थे। अमीर ए आखुर शाही घोड़े का प्रभारी अमीर ए अधिकारी, इस पर हमने महत्वपूर्ण से चर्चा कर ली है, जो सेपरेट सल्तनतकालीन राजवंशों को हम देख रहे थे। तो अमीर ए आखुर शाही घोड़ों का प्रभारी अमीर या अधिकारी कहते थे। अमीर ए हाजिब शाही दरबार का प्रभारी अधिकारी को अमीर ए हाजिब कहते थे। इसके अलावा देखें आमिल जो था राजस्व अधिकारी था। इमाम देखें तो सर्वोच्च नेता, ऐसा व्यक्ति जो सामूहिक मुस्लिम नमाजों का नेतृत्व करता था उसे इमाम कहते थे। एकता को हमने देखा कि एकता जो आपका था, यानी एकता देखें तो आपका केंद्रीय प्रशासन जो सुल्तान के अधीन था और जो दिल्ली से अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे एकता सूबा कहा जाता था। तो एकता जो था गवर्नर पद अथवा एक भूभाग के राजस्व का अनुदान जो था वो एकता कहलाता था। इक्तदार क्या कहलाता था? गवर्नर अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई एकता दिया गया हो उसे इक्तदार कहा जाता था। उमरा देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उमरा अमीर का बहुवचन है, अमीर के बहुवचन को उमरा कहते हैं। अमीर का अर्थ है शासक अथवा सेनानायक, यानी अमीर जो है सल्तनत काल में अमीर का मतलब था, अमीर का अर्थ था शासक अथवा सेनानायक, और उमरा जो है अमीर का बहुवचन था। उलेमा देखें तो धार्मिक ज्ञान वाले मुसलमान, यानी आलिम का बहुवचन उलेमा था। कलंदर देखें तो मुस्लिम फकीरों का एक वर्ग जो प्राय अशिक्षित होते थे, वो कलंदर कहलाते थे। और इसके बाद देखें जो महत्वपूर्ण रूप से है उसमें काजी क्या है? मुस्लिम न्यायाधीश को काजी कहते थे। काफिर किसको कहते थे? तो गैर मुसलमान, शाब्दिक अर्थ है जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति कृतज्ञ है, यानी ईश्वर के प्रति या अपने कृतज्ञ हो, यानी उस ईश्वर को कृतज्ञ न मानता हो, यानी किए गए उपकार को न मानता हो, गैर मुसलमान ऐसे काफिर माना जाता था, यानी शाब्दिक अर्थ है इसका। इसके बाद इसमें देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका आता है वो खराज आता है। खराज का मतलब भू राजस्व, साथ ही एक अधीनस्थ शासक द्वारा पेश किया जाने वाला नजराना था। इसके बाद देखें खलीफा किसको कहते थे? मुसलमानों का सर्वोच्च नेता अथवा किसी सूफी का उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे। खानका अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, खानका किसे कहते हैं? तो सूफियों का निवास स्थान किंतु जमाज खाना से अधिक बड़ा, यानी सूफियों का निवास स्थान था किंतु जमाज खाना से अधिक बड़ा होता था। जमाज खाना किसे कहते थे? सूफियों का निवास स्थान था, यानी यह खानका से छोटा होता था। और गज सिकंदरी को हमने ऊपर देख लिया था कि सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा चालू किया गया गज था। और इसमें देखें खूत शब्द है, ग्राम प्रधानों के एक वर्ग को खूत कहा गया है। जजिया जो है इसके दो अर्थ हैं। दिल्ली सल्तनत के साहित्य में कोई भी ऐसा कर जो खराज अथवा भूमि कर नहीं थी उसे जजिया कहा जाता था। दूसरा, शरीयत में गैर मुसलमानों पर व्यक्तिगत एवं वार्षिक कर को जजिया कहा जाता था।
इसके अलावा समा देखें तो सूफियों का विशिष्ट संगीत को शमा कहा जाता था। इसके अलावा देखें तो मदरसा महाविद्यालय स्तर की शैक्षिक संस्था जो थी उसको मदरसा कहा जाता था। ममलूक देखें तो दास अधिकारी को ममलूक कहा जाता था, जैसा कि ममलूक वंश में देखा था। इसके अलावा जीतल देखें तो दिल्ली सल्तनत के तांबे का सिक्के को जीतल कहा जाता था। टंका देखें दिल्ली सल्तनत का चांदी का जो सिक्का था उसको टंका कहा। ताहिद देखें तो ईश्वर का एकत्व को ताहिद कहते थे। और दरोगा जो था एक स्थानीय कार्यालय का प्रभारी या छोटा अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। दो आप देखें तो गंगा यमुना एवं गंगा नदियों के बीच की भूमि को दो आप कहा जाता था। पीर देखें तो धार्मिक गुरु पीर कहलाते थे। बरीद देखें तो सूचना एकत्र करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा विस्तार हो रहा है तो इसमें देखते हैं सल्तनत काल के प्रमुख विभाग को देख लेते हैं, यानी मेन डिपार्टमेंट ऑफ सल्तनत युगा। तो इसमें मेन डिपार्टमेंट में देखें तो ये नाम यानी डिपार्टमेंट का नाम है और यह जो है विभाग है, यानी डिपार्टमेंट ये है और नाम उस पर रखा गया है। मैंने कहा सही कि वजीर का जो विभाग था उसका क्या नाम था, तो दीवान ए विजारत ये वित्त संबंधी कार्य देखता था। वजीर के विभाग को क्या नाम था, दीवान ए विजारत था, ये वित्त संबंधी कार्य देखता। सैन्य विभाग देखें तो इस सैन्य विभाग का जो नाम था वो दीवान ए आरिस था। विदेश विभाग का नाम देखें तो दीवान ए रिसालत, दीवान ए रिसालत जो था यह विदेश विभाग का नाम था। पत्राचार विभाग का नाम देखें तो दीवान ए इंसा या दीवान ए अशरफ जो था वह पत्राचार विभाग का नाम था। इसके बाद देखें कृषि विभाग जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित यह विभाग रहा। कृषि के यह नवीन विभाग था, कृषि के विकास के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विभाग स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो कृषि विभाग जो था इसका नाम था दीवान कोही। इसके बाद राजस्व विभाग देखें तो जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था दीवान ए मुस्त खराज इसका नाम था। इसके बाद दान विभाग देखें, ये दान विभाग है जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था, इसका नाम है दीवान ए खैरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेंशन विभाग देखें, यह फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित है, यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित है पेंशन विभाग, दीवान इस्तिहाक इसका नाम था। दास विभाग देखें, यह भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग है और इसका नाम दीवान बंदरगान था। व्यय विभाग देखें, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित व्यय विभाग है, इसका नाम दीवान ए वकूफ था। इसके बाद देखें न्याय विभाग जो था इसका नाम देखें न्याय विभाग यानी जुडिशरी का दीवान ए कजा ममालिक इसका नाम था। वास्तविक शासन यानी डी फैक्टो रूलर जो था इसका नाम था नायब ए मामलिकात दिरजेंट, ये इसका नाम था। यानी इसमें नोटेड पॉइंट यह बनता है कि इसमें ध्यान दें कि जो वजीर जो प्रधानमंत्री, यानी इसमें देख सकते हैं कि जो वजीर का विभाग था यानी वजीर प्रधानमंत्री कहते थे। राजस्व विभाग का प्रमुख था यानी वित्त संबंधी विभाग, इसका प्रमुख को वजीर का विभाग था जो प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसके अलावा देखें तो मुशर्रिफ ए मुमालिक ये महालेखाकार था, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक हमने ऊपर इसको देख लिया है। इसके बाद मजमुआदार उधार लिए गए धन का हिसाब करता था। खजीन कोषाध्यक्ष था। आरिज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल जकात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। और दीवान ए खैरात दान विभाग था। जबकि हमने देखा दीवान ए बंदरगान दास विभाग था और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग था। दीवान ए इस्तिहाक जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित था पेंशन विभाग था। दीवान ए खैरात को हमने देख लिया और यह फिरोज शाह तुगलक दीवान ए बंदरगाह, यानी यहाँ पर नाम दिया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम के साथ है। दीवान ए कोही मुस्त खराज खैरात इस्तिहाक जो पेंशन विभाग फिरोज शाह दीवान ए बंदरगाह, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से दीवान ए वकूफ इत्यादि को हमने देख लिया है, एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यानी दीवान ए आरिज जो सैन्य विभाग या दीवान ए अर्ज जिसको भी कहते हैं, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था या सैन्य विभाग, और इसको बलबन ने स्थापित किया था। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण यह बनता है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक अथवा अर्रात कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा जो था अभी हमने देखा, एकता इक्तदार इत्यादि शब्दों को हमने समझा। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित थे। यानी हदीस का मतलब क्या होता है, अरबी पैगंबर के कार्य या शब्द को हदीस कहा जाता है, और जबकि शरीयत का मतलब होता है मुस्लिम धार्मिक कानून को शरीयत कहा जाता है। इसमें नोटेड पॉइंट है कि मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। पहला कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इजमा एवं चौथा कयास थे। सुल्तान सत्ता में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख रखने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत
कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण रहने वाली भूमि, ध्यान देना, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। अलाउद्दीन ने दान में दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवल जो है सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। इसमें देखते हैं सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, यानी इसमें प्रमुख विभाग को हमने देख लिया। पुनः इसमें जो कुछ और सल्तनत काल के प्रमुख विभाग है उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखें सरखेल है, सल्तनत काल के प्रमुख विभाग के अंतर्गत सरखेल है। 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान को, यानी 10 घुड़सवारों की टुकड़ी के प्रधान को सरखेल कहा जाता था। सिपह सालार जो था 10 सरखेल, यानी 100 घुड़सवारों का प्रधान जो था, या 10 सरखेल का प्रधान को सिपह सालार कहा जाता था। यानी इसमें जो है सरखेल सबसे छोटा था, इसमें 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान था, और जबकि सिपह सालार था 100 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान था। और अमीर जो था 10 सिपह सालार यानी 1000 घुड़सवारों के प्रधान को अमीर कहते थे। इसके बाद मलिक उससे आगे था, 10 अमीर के बराबर एक मलिक था, यानी 10,000 घुड़सवारों का प्रधान होता था। इसके बाद खान था उसके ऊपर, यानी 10 मलिक के बराबर जो है एक खान होता था, और ये 1 लाख घुड़सवारों के प्रधान होता था। इसके बाद सुल्तान था सबसे सर्वोच्च पद, इसमें सुल्तान का था। इसमें 10 खान के बराबर था, सुल्तान 10 खान के बराबर था, सर्वोच्च सेनापति था। कहने का आशय हुआ कि 10 अश्वारोही 1 सर 1 खेल के बराबर था, 10 सर 1 खेल 1 सिपलसार के बराबर था, 10 सिपलसार 1 अमीर के बराबर था, 10 अमीर 1 मलिक के बराबर था, और 10 मलिक 1 खान के बराबर था, और 10 खान 1 सुल्तान के बराबर था। इसके बाद इसमें देखें तो आपका सरसूती के बारे में देखें। जो स्थान सरसूती है, अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध सरसूती था सल्तनत काल में। अहिलवाड़ा देखें जो स्थान है व्यापारियों को तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगांव देखें रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा जो नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, और बनारस जो है सोने चांदी जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत काल में। अब इसके बाद सल्तनत काल के प्रमुख साहित्यकार उनकी रचनाओं को देखने से पहले राजस्व कर व्यवस्था को समझ लेते हैं। इसके बाद आखिरी जो इसमें टॉपिक है सल्तनत काल के प्रमुख साहित्यकार को और उनकी रचनाओं को शामिल करते हैं। तो इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि राजस्व कर व्यवस्था में सबसे पहले उसर आता था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, यानी मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो था उसर कहलाता था। खराज देखें तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था। जकात देखें तो मुसलमानों पर धार्मिक कर था, वह जकात कहलाता। संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया देखें तो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर को जजिया कहते थे। नोट इसमें जो आपका खम्स है, यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गढ़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5वें भाग उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5वां हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाओं को शामिल कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें पहले जो साहित्यकार हैं सल्तनत काल में मिनहाउजुद्दीन सिराज हैं, यानी पहले साहित्यकार मिनहाउजुद्दीन सिराज हैं। और इनकी जो रचना है, यह किताब है तबकात-ए-नासरी, यानी तबकात-ए-नासरी के रचनाकार कौन हैं? तो यही हैं, मिनहाउजुद्दीन सिराज हैं। इसके बाद जियाउद्दीन बर्नी देखें जो साहित्यकार, इनकी रचनाएं देखें तो तारिक-ए-फिरोज शाही इन्होंने लिखी है, यानी इंपॉर्टेंट रूप से देखें तो इनकी कई रचनाएं शामिल हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सल्तनतकालीन साहित्यकारों में थे। तारिक-ए-फिरोज शाही इन्होंने लिखी है। फतवा-ए-जहांदारी लिखी है। कुव्वत-उल-तवारीख इन्होंने लिखी है। इसके बाद सना-ए-मुहम्मदी भी जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा है। इसके बाद हसरतनामा भी जियाउद्दीन बर्नी की ही कृति या रचना है, यानी ये जियाउद्दीन बर्नी जो सल्तनत काल के महत्वपूर्ण साहित्यकार की इतनी रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए शम्स-ए-सिराज जो साहित्यकार की रचनाएं तारिक-ए-फिरोज शाही है, ये भी एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहा बिन अहमद सरहिंदी की जो रचना है तारिक-ए-मुबारक शाही है, अक्सर एग्जाम पूछता है इसको, इसलिए ये नोटेड पॉइंट है कि यहा बिन अहमद सरहिंदी की रचना तारिक-ए-मुबारक शाही है। यूँ कहें तारिक-ए-मुबारक शाही किसने लिखा है? तो ये इसके रचनाकार है सरहिंदी जी हैं। इसके बाद देखें तो सियर-उल-आरफीन और मेहरुमाह ये जो रचनाएं हैं ये जमालुद्दीन के हैं। तारिक-ए-मसूदी के जो रचनाकार हैं यह अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैकाकी हैं, यानी अबुल फजल और इनका ये पूरा नाम मोहम्मद बिन हुसैन अल बैकाकी जो तारिक-ए-मसूदी के रचनाकार हैं। इसके बाद देखें जो सुल्तान फिरोज तुगलक है, इसने क्या रचना किया है? तो फतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना जो किया है वो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया है। तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक जिसको कल्याणकारी निरंकुश शासक के नाम पर जाना जाता है। इसके बाद सिरात-ए-फिरोज शाही के जो रचनाकार देखें तो अज्ञात इसके लेखक हैं अमीर खुसरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो के बारे में हमने देखा।
तो अमीर खुसरो के बारे में हमने पूर्ण में देखा था कि जो आपका अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था, यानी अमीर खुसरो जो साहित्यकार है इसका मूल नाम मोहम्मद हसन था, जिसका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास पटियाली यहाँ हुआ था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में यानी लगभग 7 सुल्तानों का शासन देखा था अमीर खुसरो जी ने। तो वह बलवन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। और इनकी रचनाएं देखें तो अमीर खुसरो की रचना में तुगलक नामा है, आइन ए सिकंदरी है, लैला मजनू है, सीरी फरहाद है, नूर सिपहर है, तारिक ए दिल्ली है, मिफ्ताह उल फतह भी अमीर खुसरो की रचनाओं में शामिल है। इसके बाद देखें तो किताब उल रेहला के जो रचनाकार हैं वो इब्न बतूता हैं, जो अफ्रीकी देश मोरक्को के जो यात्री रहे इब्न बतूता, उन्होंने किताब उल रेहला लिखा है। इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे तो उनके समय के जो संपूर्ण जानकारी इस किताब से मिलती है। इसके बाद शाहनामा के लेखक देखें तो फिरदौसी हैं। इस शाहनामा के जो रचनाकार हैं वो फिरदौसी जी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेहला इब्न बतूता लिखा है, मोहम्मद तुगलक के कार्यों का इसमें विवरण मिलता है। यानी इसको थोड़ा विस्तार कर देखें तो अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में यानी इसके 9 साल बाद जब आया था 1333 में, उसके 9 साल बाद यानी 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में से इब्न बतूता को जो है वो चीन भेजा। और इसने कौन सी बुक लिखी है? रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। उसमें इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है।